शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी बताया था। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं रजिस्टर करने के लिए एलएलपी को। तो पहले तो हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये सारा इसी पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बताया है, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी। तो आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको इसमें वो सारे 5 स्टेप्स पता चल जाएंगे। तो पहला स्टेप है, हमें ऑब्टेन करना पड़ता है डिन, मतलब कि हमें डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर को ऑब्टेन करना है। जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हाँ ये पार्टनर्स हैं जो हमारे जो कंपनी है, या फिर हम कह सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए एलएलपी जो है उसमें ये लोग ऐसे हैं जो प्रायोरिटी पे आते हैं। ये जो है करता धरता है पार्टनर्स, इन्होंने शुरुआत करी है और उनको हम अप्लाई बोलते हैं कि आप अप्लाई करो डिन के लिए। एमसीए जो हमारी जो है करता धरता एमसीए ही है, गवर्नमेंट ने बनाया है एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यही सारे हमारी कंपनीज़ को रेगुलेट भी करती है। तो हमको इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके, जो कि हमें इजीली गूगल पे भी इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, तो हम वहाँ पे उनको जाके फॉर्म भर देंगे उस ऑनलाइन पोर्टल पे। DIR3 जो है ई फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप अभी जाके सर्च करोगे तो आपको वो फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर। और 100 रुपये की फ़ीस जो है वो आप उसको दोगे। अभी शायद फ़ीस बढ़ गई हो, आप जाके अभी चेक कर सकते हो कि कितनी फ़ीस है, बट नॉमिनल फ़ी 100-200 इतनी ही होती है जो चार्ज करते हैं वो डिन प्रोवाइड करने के लिए। फिर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वहाँ पे अटैच करनी पड़ती है। पैन अगर आप इंडियन नेशनल के हो, पासपोर्ट अगर आप फॉरेन नेशनल के हो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ता है जिसमें आप पासपोर्ट दे सकते हो, या वोटर आईडी, या राशन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल। एंड ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी, बैंक और टेलीफोन वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताया प्रूफ, ये 2 महीने तक का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आप एफिडेविट बनवाओगे एक स्टैम्प पेपर पर, जो कि नोटराइज हो जाएगा एज़ पर द रूल। तो नेक्स्ट हम स्टेप पे चलते हैं, जिसमें है हमको रजिस्टर करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उसके। मतलब कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा एक ऑथराइज सर्टिफिकेट एजेंसी से। एक एजेंसी होती है जो प्रोवाइड करती है, उससे बात करेंगे। वो लोग जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको दे देंगे कि हाँ अब आप ऑथराइज्ड हो डिजिटली साइन करने के। वो आपको कुछ इंक्रिप्टेड जो कीज़ है और वो सब पूरा प्रोसेस आपको दे देंगे कि हाँ, ताकि आपका जो सिग्नेचर है वो स्टोल ना हो जाए, या फिर कुछ चोरी ना हो जाए, या कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो इसके लिए वो आपको जो है पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 है, आपको फाइल करना है रन LLP फॉर नेम अवेलेबिलिटी। मतलब कि जैसे कि हम कंपनी में भी हमने, अगर आपने पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे, कंपनीज पढ़ा होगा, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे रन जो है LLP नहीं होता, बट रन फॉर्म होता है जो हम भरते हैं, जिसके लिए हमें नेम मिलता है कंपनी का कि हाँ अब हमको एक कंपनी के लिए एक नेम चाहिए। तो उसमें हमें नेम चाहिए होता है कि हाँ, ताकि वो जो है नेम कोई और कंपनी या फिर LLP यूज़ ना कर ले। बट वहाँ और यहाँ में बस यही फ़र्क है कि थोड़ा सा प्रोसीजर में फ़र्क होता है रन LLP में। और जब आप वो वाला चैप्टर रेफ़र करोगे तो आप वो डिफरेंस देख पाओगे यहाँ पर उसका। फिर लेकिन आपको ईज़िली रिमेंबर हो जाएगी ये चीज़। सो हमें 2 डिन्स जो है वो अवेलेबल रखने पड़ते हैं, और 2 बिकॉज 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। और हमें रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए MCA को अप्लाई करना पड़ता है। नेम जो है आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कुछ कंडीशंस नेम की यहाँ पे मैं फिर दोहरा दूँगी
कि ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। नाम जो आप एलएलपी का चूज़ करोगे डिफरेंट होना चाहिए जो अभी एलएलपीज एग्जिस्टिंग है उनसे, इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, मतलब कि बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ क्या नाम है, सपोज प्रिंस, एंड फिर मैं कह देती हूँ आपका जो एलएलपी है प्रियांस, तो इस तरीके से वो जो साउंड में और प्रोनाउंसिएशन में वो सेम नहीं होना चाहिए, प्रिंस और प्रियांस। सो ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन भी सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, वर्ड्स, मीनिंग्स और इवन प्रोनाउंसिएशन और इसकी ग्रामर सब अलग होना चाहिए। सेंसिटिव वर्ड्स कंटेन नहीं होना चाहिए, लाइक किल हिंदू और इस तरीके से कुछ भी जो वर्ड्स होते हैं जो ऑफेंसिव होते हैं, या फिर एंटी नेशनल, तो इस तरीके से वर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और एलएलपी जो है वो उसके एंड में एलएलपी लगाना जो ज़रूरी है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये लगाना ज़रूरी है, जैसे हम कंपनी के पीछे उसका लगाते हैं प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से। और ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट का कनेक्शन नहीं वहाँ पे दिखना चाहिए कि हमने लिख दिया पब्लिक, नेशनल, इस तरीके से लोगों को लगता है कि अरे अच्छा ये मे बी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो वो ऐसा इंप्रेशन हमें किसी को नहीं देना। और नेक्स्ट है कि रिपब्लिक, ये सब चीज़ अगर आपको यूज़ करनी है सेंट्रल वगैरह, तो ये आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर आपको ये जो है डॉक्यूमेंट अटैच करके दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमने परमिशन ले ली है और गवर्नमेंट ने हमें ये इजाज़त दे दी है कि हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट आप ये चीज़ यूज़ तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती ऐसे वर्ड्स यूज़ करने के लिए। बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब कि बैंक वर्ड आप तब तक यूज़ नहीं करोगे जब तक आप बैंक की कैटेगरी में नहीं आ जाते और वहाँ से आप परमिशन नहीं ले लेते रेगुलेटरी अथॉरिटी से। म्यूचुअल फंड भी आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रॉपर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपका म्यूचुअल फंड का काम होना भी चाहिए उसके लिए। सो कोई फ्रॉड अलाउड नहीं है। और जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो भी आप बिना परमिशन ऑफ यूज़र, कि भाई जो जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड है उसके नाम, वो जब तक नहीं बोलता कि ठीक है ओके मैं आपको यूज़ करने की परमिशन देता हूँ, आप मुझे रॉयल्टी दे देना, तब तक आप उसके जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन रन एलएलपी आरओसी को देनी पड़ेगी विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, और जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है वो अटैच होने चाहिए, ये रहे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको इस पर थोड़ा सा और आगे बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एंड फिर हमको जो है फिलिप फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो इसमें क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें फिलिप फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मतलब कि हमें जो है नेम अप्रूवल लेटर जब हमें मिल जाता है आरओसी से, उसमें 60 डेज़ के अंदर हमें फ़ीस के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स है जो अटैच होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, ये सब आप सामने पढ़ सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस आपको पता होगा कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है, कंपनी या फिर एलएलपी जो भी है, तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है जो हम एड्रेस देंगे कि हाँ ये एग्जिस्टिंग ऑफिस है। और जो भी अगर आपको कम्युनिकेशन करना है किसी भी चीज़ को लेके गवर्नमेंट को अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपके वो ऑफिस एड्रेस होना चाहिए परमानेंट, जहाँ पे वो आपको कम्युनिकेशन सारे भेज सके। अगर लीगल नोटिस आ रहे हैं तो उसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे आने चाहिए, चाहे आपके इंडिया में 10 ऑफिस हो, बट एक ऑफिस होना ज़रूरी है। उसका आप प्रूफ दोगे। अगर रेंट पे लिया हुआ है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लैंडलॉर्ड से लोगे। यूटिलिटी बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये सब आप अटैच करोगे। सब्सक्राइबर शीट जहाँ पे आप कंसेंट लोगे, वो फॉर्म 9 में आपको फिल करना है। डिटेल्स भरनी है एलएलपी की, जिसमें जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम होने चाहिए, डायरेक्टर्स हैं तो उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपको ड्राफ्ट करना है और फाइल करना है एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब कि जब आपकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है एलएलपी की, सो आपको एलएलपी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उसको ड्राफ्ट करना है। विद इन 30 डेज़ जो है आपके एलएलपी एग्रीमेंट फाइल हो जाना चाहिए एमसीए की पोर्टल में इन फॉर्म 3।
तो फाइनली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो पूरी जब हो जाएगी तो आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली अब समझ आ जाएगा कि DSC DIN कैसे ऑब्टेन करना है, फिर नेम इनकॉर्पोरेशन, नेम रिजर्वेशन कैसे करना है, फिर इनकॉर्पोरेट होगी आपकी LLP जिसमें आपको फिलिप फॉर्म जो है वो भरना है, फिर उसके अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं फिलिप फॉर्म के अंदर, फिर लास्ट में आपको फाइल कर देना है उसको MCA में, और कितने डेज़ आपको मिलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। CSI के मैंने वेबसाइट से निकाली है और बिल्कुल आज तक की डेट की ये लेटेस्ट अमेंडेड बुक है। तो अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है फिजिकल फॉर्म में तो आप ICSI की वेबसाइट पे जाके स्टडी मटेरियल अभी तक का जो अपडेटेड अमेंडेड है SPEC का वो निकाल के आप इसको इस पेज नंबर पे व्यू कर सकते हो 144। सो नेक्स्ट हम चलते हैं LLP एग्रीमेंट पर कि LLP एग्रीमेंट क्या होता है और आगे इसके ऊपर बात करते हैं। LLP एग्रीमेंट जो होता है मीन्स एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ LLP which determine mutual rights and duties of partners and their right and duties in relation to that LLP। मतलब कि सीधा है कि एक रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में जो LLP फॉर्म करने के लिए आगे आए हैं, जिनका डिटर्मिनेशन है कि ठीक है चलो हम LLP बनाएंगे, और उनके आपस की जो राइट्स है, ड्यूटीज़ है कि हाँ हमारी जो LLP की तरफ ये ड्यूटीज़ है कि हमें जो है फेयर तरीके से काम करना है, और हमें हमारी जो ड्यूटी है वो ये है कि हमें मार्केटिंग संभालनी है, किसी की है हमें फाइनेंस संभालनी है, किसी की है कि हमें जो है लीगल डिपार्टमेंट संभालना है। तो इस तरीके से हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, पार्टनर्स है जो कि LLP की तरफ इस राइट और ड्यूटीज़ के लिए हम जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो है LLP की तरफ हमारी राइट्स हैं कि हमें अपनी कंपनी से प्रॉफिट इतना मिलेगा, इतना शेयर हमें प्रॉफिट का मिलेगा हमारे काम के लिए। सो ये एग्रीमेंट होता है जो आपस में वो ड्राफ्ट करते हैं। अब सिंपल सा ये एक लॉजिक है कि LLP एग्रीमेंट लास्ट में क्यों बना, पहले क्यों नहीं, क्योंकि जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही एग्रीमेंट होगा, क्योंकि उससे पहले कैसे डिसाइड कर लेंगे कि किसको कितना शेयर मिलना है प्रॉफिट्स में। सो पहले इनकॉर्पोरेट होगी, फिर उसके बाद एग्रीमेंट होगा कि अब इतना जो है प्रॉफिट और इतना जो लॉस है हम शेयर करेंगे। उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर या फिर ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट। सो वो कहते हैं कि स्टैम्प पेपर पे ऑफ रिक्विजिट वैल्यू आप ड्राफ्ट कर दो, एग्रीमेंट बनाओ। उसके बाद पार्टनर्स जो है वो साइन करेंगे। उस पेज के बॉटम पे 2 विटनेसेस होंगे जो साइन करेंगे एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ईच पार्टनर जो है उसको मतलब उसको मिलेगा कॉपी एग्रीमेंट की, ये लो आपका जो प्रूफ है कि आपका ये एग्रीमेंट आपके फेवर में हुआ है, या कुछ फ्रॉड ना हो जाए तो हम आपको जो है कॉपी दे देते हैं, ये देखो ये आपका एग्रीमेंट है। सब पार्टनर्स को बांट दो। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ईच पार्टनर शुड प्रोवाइडेड ए कॉपी ऑफ अग्रीमेंट ड्राफ्ट। ये जो मैंने बताया वो इंग्लिश में हाउ टू प्रिपेयर LLP एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप चलोगे एसेंशियल क्लॉजेस। ये बहुत ही आई थिंक नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप एक बार इसको रीड कर सकते हो अगर आप चाहते हो। फिर हम जो है एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊँ तो आप इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा LLP एग्रीमेंट की। कभी कभी 3 या 4 नंबर में आपको इलस्ट्रेशन आ जाते हैं कि आप एक छोटा सा LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दो। सो अगर मैं आपको इसका जो है एक बताऊं कि कहाँ पर होगा, तो ये एसेंशियल्स तो आप पढ़ लेना। एंड अब हम ऑल्ट्रेशन पे आएंगे, और जो इसके एग्जाम्पल हैं ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट के वो पेज नंबर 149 पर हैं। तो ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप ये जो है पढ़ सकते हो एक बारी, इसका इलस्ट्रेशन कभी कभार ये आ जाता है, ठीक है। इसमें लिखा होगा कि LLP जो है इस तारीख को बना, बिटवीन कौन सी पार्टीज़, कहाँ पर बना और किस सब्जेक्ट के ऊपर बना, ये सब इसमें लिखा होगा। तो छोटा सा आप एक इसका
जो है ड्राफ्टिंग देख लेना कि कैसे होती है। एक बार इसको पढ़ लेना, तो ये आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। अब वापस आते हैं हम जहाँ पे हमने छोड़ा था, ऑल्ट्रेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट। सो नाउ अब हमने ये देख लिया कि कैसे जो है ड्राफ्ट करते हैं LLP, क्या क्या उसमें होती है कंडीशन, फिर हमने इलस्ट्रेशन भी देख ली। अब हम आते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ LLP एग्रीमेंट कि अब अगर हमें ऑल्ट्रेशन करना है बाद में, एक बार बन गया उसके बाद अगर हमको उस चीज़ को चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसमें लिखा है कि उसमें आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फॉर्म 3 में ROC को जो है अप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज फ्रॉम द 30 डेज ऑफ द अमेंडमेंट इन एग्रीमेंट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म 3 में अटैच करने पड़ेंगे वो है इनिशियल LLP एग्रीमेंट, कि आपका पहले कौन सा एग्रीमेंट था, क्या लिखा था उसमें, ऑल्टर्ड एग्रीमेंट कि अब आप क्या चाहते हो कि क्या कुछ अमेंडमेंट हो आपके एग्रीमेंट में, और ऑप्शनल अटैचमेंट कि आप और कुछ भी अगर आपको रेलिवेंट लगता है कि आपके जो है इसमें होना चाहिए तो आप वो दे सकते हो ROC को। उसके बाद है चेंज इन पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब अगर चेंज हो रहा है पार्टनर तो आप कैसे कर सकते हो उनको इन्फॉर्म। तो फॉर्म नंबर 3 होता है, तो इससे आपको याद रहेगा फॉर्म नंबर 3 में क्या था, और आप जो है फॉर्म नंबर 4 फिल करने वाले हो, ठीक है। और अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, ऑल्ट्रेशन के साथ, तो आप फॉर्म 3 के साथ फॉर्म 4 अटैच कर सकते हो। फॉर्म 4 इज़ फॉर चेंज इन पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच होंगे फॉर्म 4 में, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स की ठीक है हम अग्री करते हैं चेंजेस के लिए, एविडेंस ऑफ सीजेशन की अब ये जो पार्टनर है वो चले गए हैं। उसके बाद एफिडेविट या फिर प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम, ठीक है, कि हाँ अब ये पार्टनर्स चेंज हो गए, उसका प्रूफ। इफ द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ए कंपनी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी टू बिकम पार्टनर इन LLP, मतलब कि अगर कोई कंपनी बनना चाहती है आपके पार्टनर तो उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा कंपनी का कि ठीक है अब हम जो है इस कंपनी इस LLP के पार्टनर है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन या ऑथराइजेशन लेटर मेंशनिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल नॉमिनेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी या पार्टनर, मतलब कि कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन आपको चाहिए कि भाई इस पर नेम और एड्रेस लिखा हो कि अब ये जो इंडिविजुअल है वो नॉमिनी हो गया है या फिर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी है, मतलब कि किसी कंपनी ने अपनी तरफ से किसी को जो है रख दिया है एक इंडिविजुअल को कि ठीक है अब आप एक हमारी तरफ से हमारी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस LLP में, तो उस बंदे का नाम जो कि नॉमिनी जो है बना है, ठीक है, उस कंपनी का, उस बंदे का नाम, उसके एड्रेस, ये सब जो है आपको उसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप चेंज करो कुछ चीज़ें, तो आप वो भी चेंज, उसकी वजह से भी चेंज ऑफ नेम हो सकता है। फिर है प्रोसीजर ऑफ चेंज ऑफ नेम, और उसमें लिखा है कि कैसे कैसे आप नेम चेंज कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। MCA में आप अप्लाई करो और 6 नेम प्रेफरेंसेस दे दो कि हम ये 6 नेम में कंफर्टेबल है, आप कोई भी दे देना। और रूल्स के जो है लिमिट में ही होना चाहिए आपके नेम, जैसे मैंने बताया था कि ओरिजिनल होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अलग होना चाहिए, वो सब आप फॉलो करो नेम को सिलेक्ट करने में। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफाइड कॉपी देना पड़ेगा, कंसेंट कि हाँ कंसेंट सब नए पार्टनर्स जो है वो उस पर एग्री कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग LLP के एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ेगी, ट्रेडमार्क कॉपी देनी पड़ेगी आपकी LLP की कि हाँ ये मेरा नेम है और इसका ट्रेडमार्क भी हुआ है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की देखो हमारा रजिस्टर हुआ हुआ LLP, इसके भी आप प्रूफ दोगे। फिर उसके बाद जो है नेम अप्रूवल फॉर्म आप ROC को 30 डेज में दे दोगे। ROC विल आइदर अप्रूव या फिर डिनाई कर देगा या अप्रूव कर देगा। ROC वैसे तो मोस्टली अप्रूव ही कर देता है ROC नेम को, क्योंकि आप जो है सोच समझ के ही आपके जो CS है वो चूज़ करेगा वो चीज़। उसके बाद वो इशू कर देंगे सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की, मतलब जो बेसिकली हमारा मेन जो ऑफिस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसमें सारी जो है कम्युनिकेशन आती है, जो भी गवर्नमेंट आपको करना चाहती है, अगर आपको उसको शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नोटिस देना पड़ेगा
चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू ROC विद इन 30 days विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, और कंसेंट लेटर ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि भाई आप सबको एडवर्टाइज करो कि अब से यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा, कहीं और है, किसी और सिटी में। प्रूफ ऑफ न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, अगर रेंटेड है तो वहाँ के जो मैंने प्रूफ्स पहले बताए थे वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे सेम टू सेम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चेकलिस्ट है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं 3-3, 4-4 नंबर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ LLP बहुत बार पूछा जाता है, तो उसमें आपको एनुअल रिटर्न जो है फॉर्म जो है 11 है, इसका आपको याद रखना है, विद इन 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के बारे में ध्यान देना है, बिकॉज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर अलग होते हैं। और टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाता है LLP का 5 करोड़ या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टनर्स एक्सीड 50 लाख, तो एनुअल रिटर्न जो है उसको इट शुड बी अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेट फ्रॉम PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से आपको जो है वो चाहिए होता है सर्टिफिकेट, अगर आपका ये 5 करोड़ या फिर 50 लाख से ऊपर चले जाता है। तो आपको एनुअली अपना बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ जी हम पूरी तरीके से फेयर बिजनेस कर रहे हैं, हमारे इतना टर्नओवर है, हमारा ये है वो, तो आपको एनुअल कंप्लायंसेस देने पड़ेंगे। और आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी जो है वो फाइल करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करने पड़ेगा, ईयर एंडिंग में आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर टर्नओवर 40 लाख या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो उसमें आपको ऑडिट करवाना ज़रूरी है एक क्वालिफाइड CA से। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इनमें से कुछ भी है जो आपने जो है कंप्लाई नहीं किया, तो आपको ROC को फाइन देना पड़ेगा 100 पर डे पर फॉर्म, मतलब कि अगर आपने फॉर्म 11 फिल नहीं किया या फिर फॉर्म 10 फिल नहीं किया, जो भी है, तो आपको उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स में भी जो है आपको अपना कंप्लाई करना पड़ेगा उसके रूल्स भी, और उसके लिए भी सेम 40 लाख और 25 लाख वाला क्राइटेरिया लिखा हुआ है और ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊं तो सबसे पहले ये है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट भी आप एक पढ़ सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी काफ़ी बारी आ जाता है। बहुत सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि कुछ कम इम्पॉर्टेंट है, सब पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं ये आप खुद पढ़ सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। सो ये आप खुद देख सकते हो बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो अभी तक के लिए मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप यू लाइक दिस, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको कौन से और चैप्टर्स या टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।